तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अपन ने एक्सेप्शंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कवर कर लिए थे। आज अपन बात करने जा रहे हैं भाई साहब एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए अपन बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसके जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना वो भाई साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है भाई साहब, जो भी कोई भी आपको कंपैरिजन में दे रखा है, अगर वो कंपैरिजन वाला मतलब जो भी चीज है वो बढ़ेगी तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो भी बढ़ेगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दे रखा है तो मान लो कि अगर कोई किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो अगर कंपैरिजन वाली चीज दे रखी है अगर वो बढ़ेगी तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो वाली चीज घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा यही होता है। डायरेक्टली का मतलब दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। ठीक है। तो भाई साहब इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर होता है ना भाई साहब किसी भी एलिमेंट का, उसके इलेक्ट्रिक जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना भाई साहब वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। मान लो कि कोई भी मेटल है, मेटल है, मान लो एलिमेंट से क्या हो गया भाई साहब, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मान लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसी का निकालना अपन को एलिमेंट का, तो भाई साहब वो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी उसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा अपन बात करते हैं मेटेलिक नेचर। कोई भी मेटल है, मेटल के अंदर मेटेलिक नेचर होता है भाई साहब। तो मेटेलिक नेचर अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो उससे जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा भाई साहब क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे मेटेलिक नेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तीसरी बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जितना मेटल ज्यादा रिएक्ट करेगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। कोई भी मेटल मान लो, जैसे आपको पता है जैसे अल्कली मेटल्स हो गए, अल्कली अर्थ मेटल्स हो गए, इन सब में जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी उस वैसे वैसे क्या होगी भाई साहब, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। फिर बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर का। रिड्यूसिंग नेचर के क्या होता है भाई साहब, रिड्यूसिंग नेचर जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए दूसरों को रिड्यूस कर दे, या फिर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे खुद रिड्यूस हो जाए, या आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है। इसका मेन डिटेल में अपन बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है रिड्यूसिंग जो नेचर होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसमें भाई साहब जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना उसकी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो मतलब बोले तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। बस ध्यान ये रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है सबके साथ। अब बात करते हैं भाई साहब जो आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन होती है ना वो अपन कैसे ध्यान मतलब पता कर सकते हैं। टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का यूज लेते हैं। कैसे यूज लेते हैं वो अपन ध्यान कर लेते हैं यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली आफ्टर इट। मतलब एक बात ध्यान रखो, कोई भी आपके पास एलिमेंट है या फिर कोई मेटल है, मेटल की जो बाहर वाली सेल होती है ना भाई साहब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना उसको अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसके अंदर जो सेल बचती है उसको अपन बोलते हैं भाई साहब इनर सेल। जब इनर सेल के पास अपन जाते हैं तो वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके बैठी रहती है और वो ज्यादा स्टेबल होती है। उस स्टेबिलिटी के कारण क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे पढ़िए वापस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली आफ्टर इट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड। जैसे मान लो कि ये कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट का ये सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया, ये बाहर वाली लेयर होगी, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया। लेकिन जो पीछे बचा ना भाई साहब, इस ऑर्बिट ने अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहले से अचीव कर रखा, मतलब ये स्टेबल है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड एंड देन आयनाइजेशन एनर्जी बिकम वेरी हाई। तो इस अंदर वाले की जो आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई क्यों होगी भाई साहब, आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो दी गई एनर्जी उसी को अपन आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे सेल छोटा हो जाएगा तो उसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, जैसे प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी तो उसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा हो जाएगी, बिकम वेरी हाई, आयनाइजेशन एनर्जी बिकम वेरी हाई। बस इस पे आप गोला कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो यहाँ पे। ठीक है भाई साहब। अब अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो या ऑक्सीजन नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब बात करते हैं पहला पॉइंट इसमें लिखना है, इफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या याद रखना है भाई साहब, आप किसी भी कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के जो भाई साहब डिफरेंस होता है ना उसको देख के। कैसे, अगर कोई भी दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का अगर डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है देन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल।
कहने का मतलब ये है कि पहला आयनाइजेशन एनर्जी का भाई साहब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। पहली आयनाइजेशन एनर्जी, फिर दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी, फिर तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी। अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है, successive ionization energy more than 16 electron volt, then lower oxidation number will be stable। मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मान लो कोई मेटल है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है और +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, उस कंडीशन में वो जो +2 वाला कंडीशन होगी ना, वो ज्यादा स्टेबल होगी भाई साहब। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन हायर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल। कहने का मतलब ये है कि दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का अगर डिफरेंस 11 वोल्ट से अगर कम है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है, तो उस समय क्या होगा भाई साहब, जो हायर हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना भाई साहब, हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो एलिमेंट का स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। कैसे, अपन एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं। मान लो कि सोडियम है, सोडियम में पहले अपन आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो उससे सोडियम प्लस बनता है। ठीक है, फिर सोडियम प्लस से अपन एक आयनाइजेशन एनर्जी और मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो उससे क्या बनता है, सोडियम +2 बनता है। तो इन दोनों के बीच की जो भाई साहब डेल आयनाइजेशन एनर्जी आती है, बीच का डिफरेंस डिफरेंस जो आया था ना भाई साहब, वो क्या आ गया, दोनों का आ गया मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसका मतलब जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। कहने का मतलब Na+ बोले तो आपको पता है, जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल होते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स का जो भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा फिक्स होता है, +1 ही होता है। तो वैसा वही देख लो, Na+1 आ गया। ठीक है, और दूसरी अगर बात करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की पहले आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अगर इनका अपन डिफरेंस देखें ना भाई साहब, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। सॉरी, तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आने के कारण क्या हो गया भाई साहब, जो मैग्नीशियम की जो +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट थी ना, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। मेन ये आपको याद रहे तो ठीक है। मेन तो आपको याद क्या रखना है, जो पीरियोडिक टेबल है उसके आधार पर याद रखना है कि भाई साहब जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा फिक्स होती है, +1 होती है, और अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी हमेशा फिक्स होती है, +2 ही होती है। तो भाई साहब इतना आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद में अपन बात करेंगे। ये छोटी सी आप ट्रिक के माध्यम से लिख लो। अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कम होगा, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कम होगा तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो एलिमेंट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और 16 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ज्यादा होगा तो भाई साहब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। बस ये आप एरो करके ट्रिक के माध्यम से लिख लो। इसके बाद में अपन करेंगे भाई साहब एक दो क्वेश्चन, फिर आज की क्लास यहाँ पे पूरी करते हैं। चलिए, ऊपर वाला लिख लिया, ठीक है, वरना आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, तब तक मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जितना लिख लिया बहुत ही बढ़िया बात। अब आगे आप होल्ड कीजिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चा। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको ध्यान क्या रखना है,
आपको अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि भाई साहब आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, उसके बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रखा है और वैलेंसी पूछ रखी है, तो सबसे पहले आपको ध्यान किस पे देना है भाई साहब, ध्यान यहाँ पे देना है कि आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, पहली देखनी है, ठीक है 50 है, दूसरी 80 है, तीसरी 120 है, लेकिन थर्ड और फोर्थ के बीच में आप देखोगे ना भाई साहब बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस आ रहा है, 620 माइनस 120 कर रहे हो तो लगभग आपका 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। उस वजह से आप ये समझ सकते हो यहाँ पे इसने मतलब आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड के बाद में क्या कर लिया, इस एलिमेंट ने नोबल गैस कन्फिग्रेशन इस्टेब्लिश कर लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इस्टेब्लिश कर लिया भाई साहब इस एलिमेंट ने। इस एलिमेंट ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इस्टेब्लिश करने के बाद बढ़ने से क्या हो गया भाई साहब, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई ना भाई साहब, 3 के बाद में अपन को पता चल जाएगा ज्यादा गैप आने के कारण ये भाई साहब नोबल गैस स्टेबिलिटी अचीव कर चुका है। उस वजह से अपन को पता चल जाएगा इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो भाई साहब वो अपन को देखने को मिल जाएंगे, एक दो जहां तक जाके रुकती है वहां तक इलेक्ट्रॉन गिन लो वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 3। अब आपको पता है कि अपन कोई भी वैलेंसी पढ़ते हैं तो पहले 1 से 3 4 तक बढ़ती है, 4 से वापस 3 2 1 ऐसे करते घटती है। तो इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 वैलेंसी हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं ग्रुप, ग्रुप की अगर बात करें तो अपन ग्रुप की बात कर लें, जैसे मान लो कि ग्रुप की अगर अपन बात करें, ग्रुप की अगर बात करें तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन बोले तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, बोरॉन के अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन वाले में भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर मतलब वैसे तो 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 की रिक्वायरमेंट होती है उस नाइट्रोजन वाले में। तो इसमें बोरॉन में अपन को क्या करना है भाई साहब, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों रिमूव होने के बाद इसका ग्रुप कौन सा होता है आपको पता है, थर्ड ए बोलते हैं ग्रुप को। और वैसे ग्रुप नंबर इसका बोले तो ग्रुप नंबर आ गया भाई साहब 13, ये हो गया ग्रुप नंबर इसका। अब बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑक्साइड और नाइट्राइड। इसका फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, मैं नीचे गर्म कर रहा हूं एक बार भाई साहब। सबसे पहला फॉर्मूला अपन को बोल रखा किसका, क्लोराइड का। क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है बना देंगे, ठीक है। क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, आपको पता है कोई भी मेटल है उसके ऊपर +3 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आपको पता है -1 चार्ज होता है। तो अपन इसको क्रॉस कराएंगे तो कैसे करा देंगे भाई साहब, कैसे करवाएंगे आप ये सोचो। इसको कुछ नहीं करना आपको, जितना चार्ज है उसको नीचे लिख दो, जैसे इसमें +3 चार्ज है, इसमें 1 चार्ज है, इसको नीचे लिख दो। तो इनको क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा MCl3, MCl3। ये तो क्लोराइड के साथ आ गया। अब हम ऑक्साइड की बात करते हैं, तो अगर ऑक्साइड की बात करेंगे, ये तो क्लोराइड आ गया, क्लोराइड के बाद में ऑक्साइड की अपन बात यहाँ पे कर लेते हैं। अब आपको पता मेटल के ऊपर तो +3 चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, आपको बताओ तो। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बस छोटा सा काम ये करना है, इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको नीचे लिख दो, नीचे लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से आपका आंसर आया M2O3, M2O3। इसके बाद में क्या बढ़ जाता है भाई साहब, नाइट्राइड बढ़ जाता है। तो नाइट्राइड बढ़ जाता है भाई साहब, उसको नाइट्राइड का अपन बनाना तो पड़ेगा ना फॉर्मूला। अब नाइट्राइड बच जाता है भाई साहब, नाइट्राइड का अपन फॉर्मूला कैसे बना लेंगे, मेटल है, मेटल के ऊपर +3 चार्ज है क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है, आपको पता है। तो इसकी 3 काट दो, एक एक आ जाएगा, फिर इसको क्रॉस करवाएंगे तो MN करके इसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई साहब। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप इसको नोट कर लो भाई साहब, ये इसके साथ नहीं, इसको मिटा देना, ये पहले वाला पोर्शन है। ये तो आपका हो गया एक क्वेश्चन, इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे और फिर आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त हो जाएगी भाई साहब आज की। जल्दी करो, जिसने नोट नहीं किया है आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाकी बाद में लिख लेना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या भाई साहब, इन विच
अब भाई साहब पिछला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वो तो आपको डाटा देके करवा दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में उसी का उल्टा रूप पूछ लिया। बस बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन अच्छे से सुना हो तो। इसमें क्या करना भाई साहब, इन विच कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड एंड आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज मोर। कहने का मतलब यही है कि भाई साहब आपको ध्यान ये करना है कि कब वो जाके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। कहने का मतलब यही है कि भाई साहब कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेब्लिश कर लेगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेब्लिश करने के बाद उसमें क्या होगा भाई साहब, अपन को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देंगे तो भाई साहब आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा अपन को। तो आपके ऑप्शन ये रहे भाई साहब। पहला ऑप्शन तो आपके पास क्या आ गया, 1s2 2s2 और 2p2, पहला तो ये हो गया। दूसरा 1s2 2s2 2p3, तीसरा 1s2 2s2। बस ये तीन ही ऑप्शन है, ठीक है। अब भाई साहब जिसने कर लिया वो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं किया तो आप एक बार बोर्ड पे कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने क्या बोला था भाई साहब, कोई भी आन लोग एलिमेंट है, एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। निकलने के बाद क्या होते हैं, अंदर वाली शेल के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे अंदर वाली शेल के अंदर एंट्री लेते हैं भाई साहब, उसमें क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो पहले से अचीव रहता है। अचीव रहने के कारण क्या होता है भाई साहब, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, उस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो आती है अपनी बहुत बढ़ चढ़ के आ जाती है। तो अपन को कंसंट्रेट एक चीज पे करना है भाई साहब, यहाँ पे क्या करना है कि जो शेल है सेकंड वाली शेल, इसके अंदर एस के अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन है और पी के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई साहब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए इसके अंदर चार, ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे तो एस के अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अपन को, पी के अंदर अपन को कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तीन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस कंडीशन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अपने पास निकल के आ गए वो भाई साहब पांच निकल के आ गए। अब इस कंडीशन में देखेंगे तो भाई साहब जो सेकंड वाला ऑर्बिटल है ना भाई साहब, उसके अंदर एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई साहब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में हो जाएंगे दो। और अपन को पूछा यही है कि भाई साहब इन विच कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड एंड आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज मोर। भाई साहब कहने का मतलब ये है कि सेकंड तो दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलने बहुत ही आसान हो जाएंगे, फिर अपन तीसरा निकालने जाएंगे ना तो अपन अंदर वाली सेल अंदर वाले ऑर्बिटल के अंदर कूद जाएंगे, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल के अंदर अपन कूदेंगे। जैसे अपन इनर ऑर्बिटल के अंदर कूदेंगे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहले से एस्टेब्लिश कर रखी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहले से उसने एस्टेब्लिश कर रखा है। जैसे ही अपन को दिखेगा भाई साहब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो क्या होगा भाई साहब, बहुत ज्यादा डिमांड करेगा भाई साहब, कहेगा मेरे को तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी अपन को ज्यादा लगानी नहीं है, बस इतना इक्वेशन कहा था, इतने इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कि भाई साहब दो इलेक्ट्रॉन तो अपने इजीली निकाल सकते हैं, तीसरा निकालने के लिए हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं होने के कारण हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, हमारी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और अपना आंसर यहाँ पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। उस अगले लेक्चर में अपन कवर करेंगे भाई साहब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।